हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे बोर्ड की पीवाईक्यू सीरीज में चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम 2013 से। देखो इस चैप्टर, ये पहले बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, इसमें से काफ़ी टॉपिक कट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे डेरिवेशन कट कर दिए, बिल्कुल ही एक दो डेरिवेशन रह गया। पीछे बहुत बड़ा सा एक टॉपिक था पोलराइजेशन का, वो भी कट हो गया है। तो वीडियो आज का इस चैप्टर के हिसाब से छोटा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कट हो रखे हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है वो यंग की डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, इस वाले में भी अपने बुक में जो डायग्राम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का वो दे रखा है, और ब्राइट और डार्क फ्रिंज की पोजीशन का जो फॉर्मूला है वो दे रखा है, लेकिन डेरिवेशन नहीं दे रखा, और फ्रिंज विड्थ जो है वो कट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आया था, इसमें से जो जो चीजें हैं अभी सिलेबस में उसके हिसाब से मैं इसका आंसर लिखवा रहा हूँ। तो एक तो ये दो डायग्राम आपको याद रखने हैं। देखो बेसिकली यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है, तो अपन एक ही सोर्स से क्या करते हैं, दो सोर्स की तरह बिहेव करवाते हैं। ठीक है, एक ही सोर्स को दो स्लिट में से पास कराएंगे तो वो दो कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब इन जो ये जो वेव निकलेगी आगे, इनके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ब्राइट फ्रिंज बनेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से डार्क फ्रिंज बनेगी। दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, स्लिट और जो फिल्म या स्क्रीन है उसके बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है। मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के लिए इस वाले डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्लिट के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और स्लिट के बीच की डिस्टेंस के मिडल पॉइंट से जो ऑप्टिकल स्क्रीन है उसकी डिस्टेंस कैपिटल डी है। दोनों वेव के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स है। अब मुझे किसी की भी, चाहे व्हाइट सॉरी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी हो या डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालनी हो, फॉर्मूला है डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। पहले ये भी डिराइव करते थे, लेकिन अब ये डिराइव नहीं करना है, तो डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी है, जहाँ डेल्टा एक्स की जगह पार्ट डिफरेंस पुट करना। अगर ये डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस पुट करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, तो वाई आ जाएगा किसका, ब्राइट फ्रिंज का। और अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पुट करेंगे तो वाई आ जाएगा अपने किसका आ जाएगा, डार्क फ्रिंज का आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स की जगह एन लेमडा पुट किया तो एन लेमडा डी अपॉन डी, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पुट की थी, तो ये वाई आ गया, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ गई। और डेल्टा एक्स की जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पुट करेंगे, पार्ट डिफरेंस पुट करेंगे, तो ये उसकी पोजीशन आ जाएगी। एक क्वेश्चन आ रहा था कि सेंटर फ्रिंज कैसी होती है। सेंटर फ्रिंज ब्राइट होती है और वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनती है। एक क्वेश्चन फ्रिंज विड्थ के बारे में भी है, वैसे कट हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन ये था कि अगर ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ इतनी है तो डार्क की कितनी होगी, फ्रिंज विड्थ बराबर आती थी। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, दो कंटिन्यूअस या तो ब्राइट फ्रिंज या दो कंटिन्यूअस डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते थे, और वो दोनों सेम ही आएगी। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2013 सप्लीमेंट्री। पहला क्वेश्चन है वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट बेसिकली एक लोकस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ऐसे पार्टिकल का लोकस जो एक ही फेज में वाइब्रेट करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है पॉइंट सोर्स से, ठीक है। अपने सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है लीनियर सोर्स से, और किसी भी सोर्स से निकले हुए वेव फ्रंट को अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखते हैं तो प्लेनर वेव फ्रंट बनता है। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। अनपोलराइज लाइट वो होती है जिसके पार्टिकल ऑलमोस्ट हर डिस्टेंस में क्या हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, जबकि पोलराइज लाइट या प्लेन पोलराइज लाइट जिसे पीपीएल कहते हैं उसके वाइब्रेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट बनाने के प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस क्या होता है। तो अगर दो कोहेरेंट सोर्स लिया जाए जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो और एम्पलीट्यूड लगभग बराबर होना चाहिए और एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं, तो उनके एक दूसरे के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन से कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जहाँ इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जहाँ इंटेंसिटी घट जाती है, उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2014 में यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अपन को डिस्टेंस बिटवीन स्लिट दे रखी है, इसका मतलब स्मॉल डी दे रखा है। ठीक है, स्क्रीन के साथ डिस्टेंस दे रखी है, इसका मतलब कैपिटल डी दे रखा है। ठीक है, और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, मतलब एन की जगह 4 रखेंगे और ब्राइट फ्रिंज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और उसकी पोजीशन भी अपन को दे रखी है, ये कह रहा है कि वेवलेंथ फाइंड करो। तो अभी अपन ने ऊपर मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, इसका फॉर्मूला क्या था, ब्राइट फ्रिंज का एन लेमडा डी अपॉन डी। ठीक है,
तो इसमें y की पोजीशन दे रखी है, n की जगह फोर्थ फ्रिंज है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है तो n की जगह 4 रख देंगे। लैम्डा अपन को निकालना है, कैपिटल D की भी वैल्यू दे रखी है, स्मॉल d की भी वैल्यू दे रखी है, सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और एंगस्ट्रम में बदलेंगे, अगर मैं इसे 6000 लिखूं तो यहाँ पर 10⁻⁻7 की बजाय -10 लिख सकता हूँ, 10⁻10 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ ग्राफ टू शो रिलेटिव इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। और सेंट्रल मैक्सिमा का अपन को डेरिवेशन करना है, और ये कह रहा है कि अगर जो सेंट्रल मैक्सिमा की ऊपर क्या डिपेंड, मतलब क्या अफेक्ट होगा अगर स्लिट की विड्थ को अपन डबल कर देता हूँ। तो पहले अपन डायग्राम बनाते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो देखो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल होती है वो मैक्सिमा होती है, उसके दोनों फिर मिनिमा आती है, अगली जो मैक्सिमा आएगी वो पहले के कंपेयर में उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। दोनों तरफ अपन ऐसे बना सकते हैं। तो ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, ऐसे चलता रहता है, और ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी ग्राफ हो गया। अब मुझे ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकाल दी है। तो इस डायग्राम से देखो साफ दिख रहा है कि जो पहले मिनिमा है सेंट्रल पॉइंट के आसपास की, जो फर्स्ट दो मिनिमा है उसके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, सेंट्रल विड्थ कहलाएगी। तो उसके अब फाइंड करने के लिए डायग्राम बना दिए, ओ डैश पॉइंट है, ठीक है। और ये अपन ने बीच के साथ ये कितना थीटा एंगल इधर, थीटा एंगल इधर, सेंट्रल पॉइंट से जो फर्स्ट मिनिमा है उसकी पोजीशन x डिस्टेंस पर है, नीचे भी इस तरफ भी क्या होगी, x डिस्टेंस पर होगी, ठीक है। d की जगह अपन f भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अपने क्या करना है, अपन को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है 2x, ठीक है। तो 2x निकालेंगे, वो क्या होगी, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होगी। और अगर मैं ये 2 थीटा निकाल लूँ तो ये एंगुलर विड्थ होगी। तो क्या लिखा, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा बोथ साइड, पहली मिनिमा दोनों साइड उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और एंगुलर विड्थ क्या है, थीटा और थीटा 2 थीटा हो गया। तो पहले ये निकाल लेते हैं। ये निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंपल सा क्या लगाते हैं अपन, ट्राइंगल। कौन सा लेते हैं, ओ ओ डैश पी, इसमें टेन थीटा निकाला, टेन थीटा एक्स अपॉन डी, या डी की जगह एफ भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एफ हो गया, ठीक है। तो टेन थीटा जब स्मॉल होता है तो थीटा के बराबर, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन डी। एंगुलर विड्थ क्या थी, 2 थीटा, तो डबल कर देंगे। अब अपन को निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, यही ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। अगेन इसमें टेन थीटा अपन निकाला, थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन डी। तो एक्स अपन निकाल ले, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, थीटा एफ या थीटा डी। अगर एक्स निकाल दे तो उसका डबल ही तो करना है, क्योंकि एक्स ऊपर था एक्स नीचे। अब प्रॉब्लम किसकी है, थीटा की है, कि थीटा क्या रखे। तो थीटा को पता करने के लिए देखो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक डायग्राम बुक में ऐसे भी दे रखा है, ये जस्ट डबल स्लिट वाले के जैसे ही है। इसमें पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए, उसमें भी अपन ने परपेंडिकुलर खींचा था, इसमें भी परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया। अब ये निकालने के लिए ये पार्ट डिफरेंस को अपन ने लेमडा से डिनोट कर दिया। अब क्योंकि ये जो स्लिट की विड्थ है वो अपन को पता है वो कितनी है, स्मॉल ए है। तो देखो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये है अपने थीटा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, ठीक है। सॉरी, परपेंडिकुलर तो अपन को निकालना है जो पार्ट डिफरेंस है, और 90 के सामने वाली मतलब हाइपोटेनियस दे रखी है, ए दे रखी है। तो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू, परपेंडिकुलर है लेमडा और हाइपोटेनियस है ए, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये लेमडा की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, ए साइन थीटा। अब ए साइन थीटा के सामने लेमडा ही पार्ट डिफरेंस क्यों लिखा, एन लेमडा में से देखो जो यहाँ पर मैक्सिमा के लिए जो लेमडा होंगे वो लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, एन लेमडा, ये सॉरी मिनिमा के लिए लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, एन लेमडा पुट कर सकते हैं। और मैक्सिमा के लिए देखो मैंने कंडीशन यहाँ लिख दी है, मैक्सिमा के लिए ऐसे होता है 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 एन प्लस 1 लेमडा बाई 2, ये पुट कर सकते हैं। अगर मुझे फर्स्ट मिनिमा निकालना है तो एन की जगह 1 पुट करूंगा, तो ए साइन थीटा जो कि पार्ट डिफरेंस है उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, लेमडा लिख सकता हूँ। और अगर फर्स्ट मैक्सिमा के लिए होता तो ये लिख देता, ठीक है। तो n की जगह 1 पुट करेंगे इस वाले में, तो फर्स्ट मैक्सिमा 2 पुट करेंगे, सेकंड मैक्सिमा 3 पुट करेंगे, थर्ड मैक्सिमा सेम ऐसे कैसे इसके लिए। तो ये कंडीशन याद रखेंगे, यही कंडीशन यहाँ पर इस्तेमाल की। अब मिनिमा की क्यों पुट की, अभी अपन ने ऊपर डिस्क किया कि ये जो x डिस्टेंस है वो किसकी है, फर्स्ट मिनिमा की है। मिनिमा की क्यों निकाल रहे हैं, मैंने पहले भी बताया, दोनों तरफ जो फर्स्ट मिनिमा उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है।
तो ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा हो गया, साइन थीटा छोटा होता है तो ये भी थीटा के बराबर होता है, तो ए थीटा इक्वल टू लेमडा, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा अपॉन ए। तो पुट कर देंगे थीटा की जगह, तो ये एक्स का फॉर्मूला आ गया और इसका डबल करेंगे तो सेंट्रल विड्थ का फॉर्मूला आ जाएगा। एक इस वाले फॉर्मूले से साफ दिख रहा है कि बीटा जो होता है वो स्लिट की विड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर ए डबल करेंगे तो बी हाफ हो जाएगा। ये 2 पॉइंट मैंने अभी बताई दिए। कंडीशन है मैक्सिमा और मिनिमा की सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, क्या पार्ट डिफरेंस रखने पर मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2015 में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, सपोज करो यहाँ से लाइट की एक रे जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। तो जनरली क्या होता है कि लाइट के रास्ते में जो ऑब्जेक्ट आता है उसके पीछे उसकी शेडो बन जाती है, ठीक है। अब अगर इसके एजेज शार्प हो तो ये लाइट जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ से ये फैलेगी, और फैलने के बाद यहाँ इंटरफेरेंस की वजह से इसकी जो शेडो है वो भी इल्यूमिनेट हो जाएगी। इस प्रोसीजर को डिफ्रैक्शन कहते हैं। द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द शार्प एजेज ऑफ ऑब्स्टेकल और होल, और फिर वहां पर रीच करेगी जहां पर शेडो होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पर शेडो लिखना था, ठीक है, वहां पर भी पहुंच जाएगी। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, यंग डबल स्लिट वगैरह ये सब अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट वापस क्वेश्चन है कि इंटरफेरेंस क्या होता है, मैंने यहाँ वापस लिख दिया वैन, वही इंटरफेरेंस जो पहले समझाया था कि दो कोहेरेंट वेव एक ही सेम फ्रीक्वेंसी की, एक ही फ्रीक्वेंसी की हो और अप्रोक्सीमेट सेम एम्पलीट्यूड की हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आती है, तो कुछ जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट हो जाते हैं, कुछ जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से डार्क पॉइंट बन जाते हैं। इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस। दो तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब इसकी कंडीशन को अपन को क्या करना है, डिराइव करना है। तो यंग के डबल स्लिट जैसा कि जैसा डायग्राम बना दिया, ठीक है, पार्ट डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स है। तो देखो पहली वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कर देंगे A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव का जो अपने एम्पलीट्यूड होगा उसे कर देंगे A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई कर देंगे। फाई क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले की वैल्यू थी A1 साइन ओमेगा टी, दूसरे की क्या थी, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था, ठीक है। अब इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोल देते हैं, तो इसका हो जाएगा, क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी और ए टू वापस आ जाएगा कॉस ए और साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये अपने अप्लाई किया तो यहाँ तक हो गया। अब देखो इसमें भी साइन ओमेगा टी है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा A1 और यहाँ बच जाएगा A2 कॉस फाइव, और यहाँ कॉस ओमेगा टी लिख देते हैं, यहाँ A2 साइन फाइव। अगर मैं इसको कैसे भी करके कॉस के फॉर्म में कर सकूँ तो वापस फॉर्मूला लग जाएगा किसका, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट वाले हैं इसको एज्यूम कर लेते हैं, A1 A2 कॉस फाइव को आर कॉस थीटा मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं आर साइन थीटा, ठीक है, जहाँ आर क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब पुट करते हैं, इसकी जगह पुट कर आर कॉस थीटा, इसकी जगह पुट किया आर साइन थीटा। तो अगर मैं आर को बाहर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो देखो आर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर इधर लिख दिया, इसका स्क्वायर इधर लिख दिया, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अपन स्क्वायर करते हैं तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, और दूसरी तरफ A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, और 2A1 A2 कॉस फाइव। देखो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉस फाइव 2A1 A2 कॉस फाइव, ये तो इसका होल स्क्वायर हो गया और ये वाला इसका स्क्वायर। इन दोनों को पास में इसलिए लिया, इन दोनों में देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाइव। ये आर स्क्वायर बराबर है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला आ गया, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू ये आ गया, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स हो गया। अब इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, इंटेंसिटी जो होती है जो एम्पलीट्यूड होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे के आ जाएगा।
अब आर की जगह आर का क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ये फॉर्मूला पुट कर दिया। अब के को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, इधर कराया के आ गया, इधर भी कराया के आ गया, इधर भी कराया के आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला अभी अपन ने जैसे के आर स्क्वायर आई होता है, क्या आर रिजल्टेंट था तो इंटेंसिटी भी रिजल्टेंट, या के ए वन स्क्वायर तो ये एम्पलीट्यूड किसका, फर्स्ट वेव का, तो इंटेंसिटी भी किसकी आ जाएगी, फर्स्ट वेव की, ये भी फर्स्ट वेव की। अब यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ अच्छे से समझना, देखो यहाँ है 2 k a1 a2 cos 5। तो अपन क्या करते हैं, के को ऐसे लिख देते हैं रूट के, ठीक है। और ए वन जो है उसको भी रूट में लिखते हैं तो ए वन स्क्वायर लिख देते हैं, और ए टू को भी रूट में लिखते हैं तो ए टू स्क्वायर लिख देते हैं। ए टू स्क्वायर का रूट मतलब ए टू, ए वन स्क्वायर का रूट मतलब ए वन, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, cos 5। अब ये क्या हो जाएगा, रूट I1, और ये क्या हो जाएगा, रूट I2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ गई, I1 I2 टू रूट I1 I2 cos 5 हो गया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो 1 लाने के लिए क्या क्या हो सकता है, 5 0 2 पाई 4 पाई 2n पाई ये रख सकते हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अपन को क्या करना है, cos 5 की वैल्यू -1 करनी है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन हो गई, इन कंडीशन पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं। इन फेज डिफरेंस का इस्तेमाल करके अपन पार्ट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। पार्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं आगे एक अभी क्वेश्चन में समझा दूंगा। नेक्स्ट है, अगर मोनोक्रोम लाइट की जगह इस वाले एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस में अपन वाइट लाइट का इस्तेमाल करें यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो क्या होगा, तो कलरफुल फ्रिंजें मिलेगी, और सेंट्रल फ्रिंज जो होगी वो वाइट होगी। हर जो फ्रिंज होगी उसके एक कॉर्नर पे रेड होगा और एक कॉर्नर पे क्या होगा, वाइट होगा, वायलेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2017, लाइट एडेड लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस, मतलब लाइट और लाइट से डार्कनेस हो सकती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, तो वो प्रोसेस का नाम लिखना है, तो कौन सा है, इंटरफेरेंस। और फिर भी अगर और अच्छे से लिखना हो तो अपन ये भी लिख सकते हैं, कौन सा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है वेव फ्रंट क्या होता है, अपन डेफिनेशन लिख चुके हैं। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो हाइगन की वेव थ्योरी से समझाना है। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम है, सबसे पहले अपन क्या लिख रहे हैं, देखो लेट ए बी इज अ इंसिडेंट वेव फ्रंट हुज एंगल विद सरफेस इज आई। देखो ए बी एक वेव फ्रंट है और सरफेस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, आई बना रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ इंसिडेंट वेव, अब देखो यहाँ दो मीडियम है, एक रेयर मीडियम, ये डेंस मीडियम। रेयर मीडियम में वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, डेंस में v2 मान लेते हैं। ऑब्वियस थिंग है रेयर वाला ज़्यादा होगा, ठीक है। रेयर वाला ज़्यादा है तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट देखो यहाँ ज़्यादा मूव किया, यहाँ पे देखो कम मूव किया। फिर यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये जो लाइन बनेगी ए डैश बी डैश, ये रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये डिस्टेंस भी वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम सेम लिया है, वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है तो अलग अलग पुट कर दी, ठीक है। यही सब थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, आप पोज करके इसे देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है अपन ट्राइंगल लेते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला, ठीक है। इस ए डैश बी, और इसमें क्या आई है, तो साइन आई निकाल लेते हैं। साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, हाइपोटेनियस ये ए डैश बी हो गया, ठीक है। तो देखो साइन आई इक्वल टू क्या हो गया, V1 डेल्टा टी और ए डैश बी। सेम ऐसे कैसे नीचे वाले ट्राइंगल में साइन आर निकालेंगे तो आ जाएगा V2 डेल्टा टी और A1 B, इससे ये कट जाएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या बचा, V1 अपॉन V2। साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होता है, n के, और V1 अपॉन V2 भी किसके बराबर होता है, n के। तो ये आ गया फॉर्मूला अपन, ठीक है। स्नेल्स लॉ डिराइव हो गया। एक साथ में एक और पॉइंट होता है, वो अपन कंस्ट्रक्शन से देख सकते हैं कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड ऑल सब सेम प्लेन में ही है, ठीक है। तो बोथ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाइड हो गए। नेक्स्ट है मेलस लॉ, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। मेलस लॉ है कि इंटेंसिटी जो होती है वो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच के एंगल के कॉसाइन, कॉस के फॉर्म में जो एंगल होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आई नॉट आएगा जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक है। तो व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज ट्रांसमिटेड बोथ पोलराइजर एंड एनालाइजर द इंटेंसिटी ऑफ आउटपुट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉस स्क्वायर थीटा की, ठीक है।
नेक्स्ट है राइट एनी टू कंडीशन नेसेसरी फॉर इंटरफेरेंस। तो मैंने यहाँ 4-5 कंडीशन लिख दी है। दोनों वेव जो होती है वो कोहेरेंट होनी चाहिए, वेव जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, वेव एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करनी चाहिए, और डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्स जो है वो कम से कम लेनी चाहिए। नेक्स्ट है ड्रॉ कर्व ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अपन ने अभी बनाया था वो ऐसे ऐसे वाला दोनों तरफ बनाया था जो, ठीक है। डिफ्रैक्शन को डिफाइन करना है, कर चुके हैं। मेलस लॉ आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना था। फिर बोर्ड एग्जाम 2020 में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो इंटरफेरेंस जो होता है दो कोहेरेंट वेव के सुपरपोजिशन से होता है, जबकि डिफ्रैक्शन जो होता है मैनी एक ही वेव फ्रंट के मैनी वेवलेट के सुपरपोजिशन से होता है। इसमें डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की विड्थ बराबर आती है, जबकि इसमें अलग अलग आती है। इसमें डार्क फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है जीरो है, यहाँ जीरो नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगन के प्रिंसिपल से अपन को क्या समझाना है, रिफ्रैक्शन अभी ऊपर समझाया था। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, ऐसे सोर्स जिनके बीच में कांस्टेंट फेज रहे, उसे अपन क्या कहते हैं, टाइम के साथ वो फेज चेंज ना हो, उसे कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो A1/A2 का रेशियो दे रखा है 4/3, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो देखो इसे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A1 और A2 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 4x, इसकी हो जाएगी 3x, ठीक है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव से आती है, उसमें एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, जुड़ते हैं, A1+A2 का स्क्वायर हो जाएगा, और मिनिमम क्या हो जाएगा, A1 - A2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो A1 A2 4x प्लस 3x 7x का स्क्वायर, और 4x - 3x 1x का स्क्वायर, तो 49x स्क्वायर और x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 49:1 आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन वेव थ्योरी, अभी समझाया था। 2022 में कोई भी क्वेश्चन इस सिलेबस से नहीं पूछा गया। नेक्स्ट है कि फेज डिफरेंस दे रखा और पार्ट डिफरेंस बताना है। मैंने अभी आपको यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी बोला था कि अगर फेज डिफरेंस दे रखा हो तो पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, λ/2π इंटू अपन को क्या, फेज डिफरेंस। तो आप लोग उसकी भी फेज डिफरेंस निकाल के चेक करना, फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस निकालना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के, ठीक है। तो λ/2π इंटू 5, फेज डिफरेंस दे रखा है 4π, तो 4π से 2π कट जाएगा, तो 2λ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2024 में नेचुरल लाइट फ्रॉम सन, उसकी लाइट कैसी होती है, अनपोलराइज्ड होती है। बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम द पाथ ऑफ द एजेज ऑफ एन ऑब्स्टिकल, उसे क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है समझा चुके हैं। देखो पिछले साल ये सिलेबस रिड्यूस हो चुका था, इसी वजह से देखो सारे क्वेश्चन छोटे छोटे से आ रहे हैं, कुछ खास बड़े नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन आया, तो अब बहुत लिमिटेड टॉपिक रह गया, ठीक है। डिराइव द स्नेल्स लॉ, तो सिर्फ स्नेल्स लॉ डिराइव करना था। अभी अपन ने बार बार, ये चौथी बार क्वेश्चन आया, फोर्थ टाइम ये क्वेश्चन आया, वो हाइगन की वेव थ्योरी से अपन को सिर्फ यहाँ तक प्रूव करना है। वैसे अपन डेरिवेशन तो यही करते हैं, ठीक है, नीचे तो अगला लॉ तो सिर्फ अपन थ्योरी में लिखते हैं, तो वही डेरिवेशन है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट को डिफाइन करना है। अब दो टॉपिक आप मेरी तरफ से कर लें अगले साल के लिए, जैसे ये बार बार हाइगन के प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन का आया, रिफ्लेक्शन का भी पूछ सकते हैं, उसका डेरिवेशन तो बहुत छोटा है, ठीक है, तो वो एक चेक कर दे। और एक पॉलराइड आप अच्छे से देख लें, वो उसके बारे में थ्योरी पढ़ ले, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा होता है अपने, इसके PYQ पूरे होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।